तो हेलो चलो, क्या हाल चाल। तो चलो, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और ये भी उम्मीद करूंगा कि आपने जो है लास्ट 4 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए होंगे और आप उनके नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करते चल रहे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट। चलो, हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में नेशनल इनकम को स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने इनकम क्या होती है, इनकम के टाइप्स क्या होते हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एंड नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, नॉन रेसिडेंट कौन होता है, वो सब अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम एक्चुअल में नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। आखिर नेशनल इनकम होता क्या है, ठीक है बच्चा लोग। बट उससे पहले नेशनल इनकम अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और कंप्लीट करते हैं एंड देन फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन पर मूव करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है इन कॉमन लैंग्वेज, यानी कि अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल टेरिटरी। पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब हमारी जो कंट्री की बाउंड्री है, उसके अंदर अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी इन जनरल वर्ड। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी वाइड है, मतलब वो इससे थोड़ी ज्यादा वाइड है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डोमेस्टिक टेरिटरी की जो डेफिनेशन होती है उसको वो होता है कि अगर हमारी कंट्री के जो पीपल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और हमारे जो कैपिटल है या हमारी कंट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिना कोई रोक टोक के, तो वो क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है, जिसके ऊपर हमें और भी बातें करनी है तो आपको और ज्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अब एक बार ना इसे रीड कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, इन कॉमन लैंग्वेज इट मींस पॉलिटिकल टेरिटरी, यानी कि पॉलिटिकल टेरिटरी बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में हमारी कंट्री की बाउंड्रीज को। बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक्स में इसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक टेरिटरी, विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी, जो क्या है पॉलिटिकल टेरिटरी से बहुत ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। एंड इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ये क्या है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जिसे कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, विद इन विच, जहां पे हमारी कंट्री के जो पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो, इसके यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ना डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब देखो, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। जो ये लाइन थी ना, हमारी कंट्री के पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट हो सकते हैं फ्रीली, उससे रिलेटेड, फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, और डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इनके कहने का ये मतलब है इकोनॉमिक टेरिटरी का, देखो पॉलिटिकल मतलब होता है बाउंड्रीज, बट हर कंट्री में अलग अलग कंट्री की जो है ना वो होती है, एम्बेसीज होती हैं। जैसे ना इंडिया में क्या होगा ना, अमेरिका की एम्बेसी होगी, तो यूएई की एम्बेसी होगी, पाकिस्तान की भी एम्बेसी होती है, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी भी अपनी अपनी एम्बेसीज होती हैं, ठीक है बच्चे लोग। अब देखो, अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं जापान की एम्बेसी है, तो जितने एरिया पे जापान की एम्बेसी बनी होगी ना, उसको इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा, उसको जापान की इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड करा जाएगा। इतना क्लियर हुआ। मतलब अगर जापान की इकोनॉमिक टेरिटरी हम देखते हैं तो वो क्या होगा, जापान का जो बॉर्डर है वो तो इंक्लूड होगा, बट इंडिया में जो उनकी एम्बेसी है जितने एरिया पे, उतना एरिया भी क्या होगा, जापान की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। सेम एज, अच्छा ये चीज आपको क्लियर हुई कि अगर, ठीक है, हम मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है तो जितने एरिया में वो फॉरेन एम्बेसी होगी उतना एरिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। सेम एज ऑन द अदर हैंड, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रोड आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि अगर इंडियन एम्बेसी अगर बाहर फॉरेन में, यानी किस फॉरेन में कोई भी कंट्री में अगर लोकेटेड है, तो उसका जितना भी एरिया होगा वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इतनी चीज तो समझ आई होगी, और इसको ना मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना के और बता देता हूँ। उससे पहले आपने करना, ये जितना भी हिस्सा है ना इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर ऊपर का, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रफ करके एग्जांपल बनाने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अमेरिका, एंड देन ये है इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में क्या होगा, अमेरिका की एम्बेसी होगी, मान के चलते हैं इतने एरिया में क्या है ना, अमेरिका की एम्बेसी है इंडिया में। तो
इंडिया की जब हम इकोनॉमिक टेरिटरी को क्या काउंट करेंगे ना, तो हम उसके अंदर इतना हिस्सा इंक्लूड नहीं करेंगे। बेशक ये हमारे इंडिया में है, बट इतना हिस्सा अमेरिका की टेरिटरी होगी, यानी कि इतने हिस्से पे अमेरिका का हक होगा। अमेरिका चाहे तो अमेरिका के लोग और अमेरिका के गुड्स एंड सर्विसेज या कैपिटल इतने एरिया में फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है बिना कोई रोक टोक। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? सेम एज अमेरिका में कोई इंडियन एम्बेसी होगी, तो ये जितना, तो अगर हम इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी को कैलकुलेट करेंगे, तो ये इंडिया का जो पूरा बॉर्डर ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, प्लस ये जितना पोर्शन अमेरिका में हमारी इंडियन एम्बेसी का है ना, वो भी हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। क्योंकि इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्री में क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको उनको वहां पे बेनिफिट हो, वहां पे वो जाके अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां से जाके वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेशनल इनकम पे। और हाँ, अगर आपको इसमें अब भी कोई डाउट हो तो एक बार आप इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है बच्चा लोग, अब फाइनली नेशनल इनकम को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में क्यों इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, अच्छे से देखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, उसे कंप्लीट करिए, तब इसको नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़िएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, तो देखो नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। यानी कि नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल, यानी कि किसका सम टोटल? फैक्टर इनकम का। मतलब हमारी कंट्री में जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है, अगर हम सबका सम कर दें तो वो बोला जाएगा नेशनल इनकम। बट जो फैक्टर इनकम है वो उसकी ना कुछ कंडीशन है कि आखिर वो किसने अर्न करनी चाहिए। फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमारी कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, हमारी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, अगर उन्होंने कुछ भी फैक्टर इनकम अर्न करी है और अगर हम उसका सम टोटल कर दे तो वो क्या होगा? हमारे लिए नेशनल इनकम कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? यहाँ पे हमारा जो नेशनल इनकम है इसके अंदर ना दो इंपॉर्टेंट चीज है कि नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेगा, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेगा। बिकॉज ट्रांसफर इनकम क्या होती है? नॉट अर्न इनकम होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्न इनकम होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या? इट इंक्लूड अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ओनली। यानी कि जो नेशनल इनकम है ना, सिर्फ वही इनकम इंक्लूड करता है जो नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो नॉन रेसिडेंट है, यानी कि हमारी कंट्री का वो रेसिडेंट है ही नहीं, तो उसकी इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। एक कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम होता है और एक होता है डोमेस्टिक इनकम। एक बार ना डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, उसके बाद ना इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है चलो, अब देखो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर हु जनरेट्स इट, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अब एक चीज देखो, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ना, ऐसी इनकम, ऐसी फैक्टर इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जनरेट हुई है। यानी कि हमारी जो भी फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है उसको बोला जाएगा नेशनल डोमेस्टिक इनकम। फिर उससे फर्क नहीं पड़ता वो नॉन रेसिडेंट ने अर्न करी है या रेसिडेंट ने अर्न करी है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे ना नेशनल इनकम में क्या था? सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को इंक्लूड करा था। डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है ना, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है सिर्फ उसी की बात हो रही है। एक तरह से आप मान सकते हो हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है हम सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक इनकम में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेशनल इनकम में ना ये बाउंड्री वाला चक्कर नहीं आता। नेशनल इनकम में होता है सिर्फ हम रेसिडेंट की बात करते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडियन रेसिडेंट है बट ऑफ कोर्स वो थोड़े बहुत टाइम के लिए जो है इंडिया से बाहर काम करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल उसे कुछ महीनों के लिए जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ा, ठीक है, वैसे वो इंडिया का ही रेसिडेंट है और हमें पता है वो फ्यूचर में वापस आ जाएगा, तो वो इंडिया का रेसिडेंट हुआ। तो ऐसे में वो बाहर गया, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन बाहर रह रहा है, बट वो अगर इंडियन रेसिडेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऐसे में क्या होगा? हम उसकी इनकम भी इंक्लूड करेंगे, बेशक वो बाहर किसी और कंट्री में काम कर रहा है, नेशनल इनकम में हम उसे इंक्लूड करेंगे। बट डोमेस्टिक इनकम क्या बोलेगी? कि डोमेस्टिक इनकम बोलेगी हमें फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कौन है क्या है, हमारी कंट्री की बाउंड्री, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो आ गया, फिर चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, हम उनकी फैक्टर इनकम को इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? एक तरह से आप ये बोल सकते हो डोमेस्टिक इनकम क्या है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जितनी इनकम जनरेट हुई उसको इंक्लूड करता है। नेशनल इनकम क्या है?
जो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर इनकम जनरेट हुई उसको तो इंक्लूड करेगा करेगा, ठीक है, बट कंट्री के बाहर जो अगर हमारे नॉर्मल रेसिडेंट है उनकी इनकम को भी वो क्या करेगा, इंक्लूड कर लेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको नॉर्मल नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना हमारे पास ना दो वर्ड आते हैं, एक होता है डोमेस्टिक इनकम और एक होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमने अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर कितनी प्रोडक्शन करी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम दोनों ही सेम होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर कितनी वैल्यू की प्रोडक्शन करी, एंड जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन करी अल्टीमेटली वही जाके इनकम में जनरेट होगा। तो इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम सेम होते हैं। सेम लॉजिक के साथ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट भी सेम ही होते हैं। अब आगे चैप्टर में क्या होगा, आपको डीपी और एनपी हमेशा दिखेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट, उसे शॉर्ट में डीपी और एनपी लिख दिया जाएगा। तो समझ जाना उसका मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ही है। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब मैं, अगर आपको इन दोनों में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चे लोग, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है वो बेसिकली दो तरीके से निकाली जाती है, एक होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इन दोनों में ना डिफरेंस क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ना ये जो ग्रोस और नेट वाला कॉन्सेप्ट है हमने लेक्चर नंबर 2 था शायद, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन वाला, उसके अंदर हमने ये चीज कवर करी है। एंड जो उसमें लॉजिक लगा था वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगने वाला है। मैं उसको फटाफट समराइज करा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। देखो वहां पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास अगर ग्रोस इन्वेस्टमेंट है तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट दो चीजों को इंक्लूड करता था, एक तो नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता था, एडिशन टू फिक्स्ड एसेट, यानी कि अगर हमारे पास एक मशीनरी है तो हमने पैसा इन्वेस्ट करा तो अब दो मशीनों को, ठीक है, यानी कि पहले एक मशीन काम कर रही थी तो अब दो मशीन काम करेंगे तो हमारी कंट्री में आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो जो हमारी जीडीपी है वो भी उतनी से उतनी ज्यादा होगी। वहीं दूसरा जीडीपी में ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हमारा सेकंड एलिमेंट क्या इंक्लूड होता था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता था, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि मेरे पास पहले एक मशीन है वो पूरी तरह डेप्रिशिएट हो गई, खराब हो गई, अब उसे रिप्लेस करके मैंने दूसरी मशीन लेके आ गया, नई मशीन, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था, मेरे पास पहले एक मशीन थी वो खराब हुई, उसे हटाया, एक नई, उसकी जगह एक और मशीन, एक नई मशीन ले गया है। तो ऐसे में पहले भी एक मशीन अब भी एक मशीन। तो एक्चुअल में देखा जाए हमने पैसा तो इन्वेस्ट करा बट रियलिटी में हमारी कंट्री में कोई भी फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज नहीं होता था और हमारी कंट्री में प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही रहती थी। तो हाँ, इसलिए बोला जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट में दो चीज होती थी। एनडी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या होता था, एक तो नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। सेम लॉजिक यहाँ पे, अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब देखो हमारी कंट्री में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज्यादा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी, ठीक है, प्रोडक्शन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो वही सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताएगा, हमने क्या है नेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करी जिसकी वजह से मशीनरी का नंबर बढ़ा, मशीनरी का नंबर बढ़ा तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी हमारा ज्यादा से ज्यादा हुआ, ठीक है। वही डेप्रिसिएशन का रिप्रेजेंट करेगा, हमने रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कुछ करी थी जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन उतनी की उतनी ही रहेगी, बट क्या कहते हैं हमने पैसा तो मशीनरी में इन्वेस्ट कराया था, ठीक है। तो हमारी अगर जीडीपी निकालनी है तो कैसे निकलेगा, एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। वहीं अगर हमें इसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो एनडीपी निकालना हो, नेट में अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब अगर किसी ने वो वाला लेक्चर देखा है तो उसको ये चीज इजीली समझ आ गई होगी, बट अगर किसी ने नहीं देखा तो हो सकता है उसकी उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो। तो आप पहले ना एक बार वो लेक्चर जरूर कंप्लीट करना है, इन्वेस्टमेंट टू डेप्रिसिएशन वाला, तब आपको ये वाले जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। और हाँ, ये मैंने ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए बोला है, सेम केस नेशनल इनकम में भी बन सकता है। नेशनल इनकम में कैसे बन सकता है कि आपके पास यहाँ तो क्या था हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमने क्या बोल दिया, जीडीपी और एनडीपी। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GNP, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, NNP प्लस डेप्रीसिएशन। वही हमारे पास एक दूसरा क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा NNP तो कैसे निकलेगा, GNP माइनस डेप्रीसिएशन। तो बच्चों लोग मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड ये ना अभी मुझे पता है कि यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जा रहा होगा या हो सकता है कि आपके अभी समझ ही ना आ रहा हो, तो एक बार आप इस लेक्चर को थोड़ा रिपीट कर देखना, आपको धीरे धीरे, और एक बार बुक से रीड करके खुद इसे एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आपको जो है ना
अच्छे से समझ आएगा। बट अगर आपको ये दोबारा लेक्चर रिपीट पे देखने के बाद भी नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। और मैं आज के लेक्चर में ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि आज का लेक्चर वैसा मैं टॉपिक हम पढ़े हैं, बट थोड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप जितना हमने पढ़ा उतना रिवाइज करिए अच्छे से, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ नहीं आता है, कमेंट्स में आके पूछिए। ठीक है, चलो मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसके आगे के जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको और कवर करेंगे। एंड धीरे धीरे फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करी जाती है, उनके मेथड्स क्या क्या हैं, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या कीजिएगा, और हो सके तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलो। हाँ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे मुझे कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है भाई, चलो। तो मैं मिलूंगा आपको सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।